और इसी मुद्दे पर इस बीच एक और बेहद अहम और बड़ी खबर आ रही है। कुश्ती संघ 3 बजे तक खेल मंत्रालय को जवाब दे सकता है। हम आपको यह भी बता देंगे कल खेल मंत्रालय ने कुश्ती संघ के अध्यक्ष को 72 घंटे का वक्त दिया था जवाब देने के लिए। इसके बाद आज 3 बजे WFI जवाब दे सकता है। हालांकि देखिए, बृजभूषण की तरफ से साफ तौर पर कहा जा रहा है कि शाम को जब प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी उसके बाद वो सवालों का जवाब देंगे। लेकिन इस बीच अब लगातार इस मुद्दे को लेकर प्रदर्शन भी हो रहे हैं, सवाल पूछे जा रहे हैं। तो जंतर मंतर पर जो धरना चल रहा है, आज उसका तीसरा दिन है। तो दूसरी तरफ 72 घंटे की जो मियाद दी गई थी खेल मंत्रालय की तरफ से, जो नोटिस जारी किया गया था कुश्ती संघ को, उसका जवाब आज मिल सकता है दोपहर 3 बजे के आसपास। और ये तस्वीरें भी आप लगातार देखते रहिएगा कि किस तरीके से नामी गिरामी पहलवान जो के है पूरी तरीके से इस प्रदर्शन को अपना समर्थन देते हुए नजर आ रहे हैं। क्योंकि इनका साफ तौर पे कहना है कि देखिए, हमारी लड़ाई सरकार के खिलाफ नहीं है, हमारी लड़ाई कुश्ती संघ के खिलाफ है। मैं इस समय नेशनल ओपन नेशनल शुरू हो रहा है नंदिनी नगर के अंदर। मैं अपने घर से निकला हूं वहां की व्यवस्था के लिए। इसके अलावा मेरे पास कोई ना भी सवाल है ना कोई जवाब है। शाम को प्रेस करेंगे। मेरी किसी से कोई बात नहीं हुई। पीएमओ से आपने कोई नहीं, मेरी किसी से कोई बात नहीं। बीच लगातार आपको बता दें कि दिल्ली के जंतर मंतर पर पहलवानों का प्रदर्शन जारी है। धरने का आज तीसरा दिन है। विनेश फोगाट, बजरंग पुनिया समेत करीब 30 पहलवान भारतीय कुश्ती संघ के अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ दिल्ली के जंतर मंतर पर धरने पर बैठे हुए हैं। महिला पहलवानों ने संघ के अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं। यौन शोषण तक का उन पर आरोप लगाया। विवाद बढ़ने के बाद अनुराग ठाकुर, जो कि खेल मंत्री हैं देश के, उन्होंने पहलवानों को मिलने के लिए भी बुलाया और पूरे मामले में एक्शन लेने का भरोसा भी दिया। तो आपको बता दें कि दिल्ली में पहलवानों का प्रदर्शन लगातार जारी है। तीसरा दिन है उनके प्रदर्शन का। इस बीच खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने भी खिलाड़ियों से बातचीत की है। बृजभूषण से भी फोन पर बातचीत की गई है। तमाम ऐसे सवाल हैं जिनके जवाब देने आज जरूरी हैं और बृजभूषण शरण की तरफ से यही कहा जा रहा है कि शाम को प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए वो सवालों के जवाब दें। केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर और पहलवानों के बीच गुरुवार को 4 घंटे चली बैठक का कोई नतीजा नहीं रहा। ये बैठक साफ तरीके से बेनतीजा रही पहलवानों के अनुसार। हालांकि बैठक के बाद अनुराग ठाकुर ने कहा है कि कुश्ती संघ के अध्यक्ष को नोटिस भेजा गया है और मामले में सख्त कार्रवाई की जा रही है। तो देखिए, भरोसा यहां पर दिया जा रहा है कि सरकार एक्शन ले रही है। और इस बीच खेल मंत्री अनुराग ठाकुर की तरफ से भी लगातार पहल की जा रही है, बातचीत की जा रही है। लेकिन बातचीत जो है वो बेनतीजा यहां पर निकल रही है। संतुष्ट नजर नहीं आ रहे हैं पहलवान। और ऐसे में दिल्ली में जंतर मंतर पर लगातार उनकी तरफ से प्रदर्शन किया जा रहा है। प्रदर्शन का आज तीसरा दिन। यही कहूंगा, खिलाड़ियों ने जो आरोप लगाए वो गंभीर किस्म के हैं और उसका संज्ञान लेते हुए भारत सरकार ने, खेल मंत्रालय ने तुरंत कार्रवाई करते हुए रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया को नोटिस भी दिया। 72 घंटे के अंदर जवाब भी मांगा है। और इसके अलावा जो कैंप लगना था उसको भी पोस्टपोन कर दिया गया है। दिल्ली के जंतर मंतर पर पहलवानों के धरने का आज तीसरा दिन है। लगातार 3 दिन से प्रदर्शन जारी है। बॉक्सर विजेंद्र पहलवानों का समर्थन करने के लिए यहां पर पहुंचे। देखिए, लगातार जो है यहाँ पर तमाम पहलवान और तमाम खिलाड़ी जो है इस प्रदर्शन में शामिल होने के लिए पहुंच रहे हैं। बॉक्सर विजेंद्र भी पहलवानों का समर्थन देने के लिए यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। लगातार अपनी मांगों पर पहलवान जो है वो अड़े हुए हैं। हालांकि सरकार की तरफ से आश्वासन दिया जा रहा है कि एक्शन लिया जा रहा है। बिल्कुल, ये तमाम वो बड़े चेहरे हैं, वो बड़े खिलाड़ी पहलवान हैं जिन्होंने विश्व पटल पर ना जाने कितनी बार देश का गौरव बढ़ाया है। लेकिन आज जब अपने सम्मान और न्याय के लिए इस तरीके से सड़कों पर लामबंद होना पड़ रहा है, तो ऐसे में इस पूरे मामले की गंभीरता को देखते हुए केंद्र सरकार भी पूरी तरीके से एक्टिव मोड में है। खेल मंत्रालय की तरफ से बैठक की गई। कल दोपहर में भी आपने देखा कि अफसरों के साथ जो बैठक 1 घंटे तक चली, उसमें कई तरह के सवालों के जवाब दिए गए। उसके बाद देर रात खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने अपना हिमाचल प्रदेश के तमाम कार्यक्रम को रद्द करते हुए वो देर रात दिल्ली पहुंचे। फिर 3.25 घंटे तक इनके साथ बैठक की और आज भी एक और राउंड बैठक का होने वाला है। और उम्मीद यही जताई जा रही है कि किसी भी तरीके से इन खिलाड़ियों को मना लिया जाए और इनकी मांगों पर सख्त कदम उठाया जाए। दरअसल रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष के खिलाफ गंभीर आरोप कुछ महिला पहलवानों ने लगाए हैं, जिससे यह गतिरोध लगातार बना हुआ है।
और प्रदर्शन कर रहे पहलवानों ने भारतीय ओलंपिक संघ को पत्र भी लिखा है और बृजभूषण शरण को हटाने समेत 4 मुख्य मांगे रखी हैं। तो आईओसी के सामने ये 4 मुख्य मांगे रखी गई है। कमेटी गठित करने की मांग की गई है, जिसको लेकर सरकार भी विचार विमर्श कर रही है और इसके साथ ही अध्यक्ष का इस्तीफा भी मांगा गया है, क्योंकि इस्तीफे के साथ साथ ये पहलवान, ये खिलाड़ी ये भी चाहते हैं कि कुश्ती संघ को पूरी तरीके से भंग किया जाए और उनकी गिरफ्तारी हो, उन्हें जेल भेजा जाए। और ये बड़ी खबर है इस वक्त की, जो प्रदर्शन कर रहे हैं पहलवान, उन्होंने भारतीय ओलंपिक संघ को पत्र लिखा है और सबसे पहले इस्तीफा मांगा है रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष का, और 4 मांगों सहित ऐसा एक पत्र भारतीय ओलंपिक संघ को इन पहलवानों की ओर से लिखा गया है। बिल्कुल, आईओसी के सामने 4 मांगे भी रखी गई है। सबसे पहले अध्यक्ष का इस्तीफा मांगा गया है। इसके अलावा 4 मुख्य मांगे हैं, जिनमें ये भी कहा गया है कि बृजभूषण शरण को गिरफ्तार किया जाए, जो भी आरोप उनके ऊपर लगे हैं। एक कमेटी गठित करने की भी मांग यहां पर की गई है, लेकिन सबसे अहम मांग ये है कि WFI के जो अध्यक्ष है उनका इस्तीफा होना चाहिए, कुश्ती संघ भंग होनी चाहिए। तो आईओसी को ये पत्र पहलवानों की तरफ से लिखा गया है, जिसमें ये साफ कर दिया गया है कि उनकी मांगे क्या कुछ है, क्योंकि धरना प्रदर्शन जंतर मंतर पर लगातार जारी है। आज इसका 3रा दिन है और ऐसे में इन खिलाड़ियों का साफ तौर पे कहना है कि लड़ाई केवल और केवल हमारी WFI के खिलाफ है, उस अध्यक्ष के खिलाफ है जो कि लगातार इन महिला पहलवानों का यौन शोषण करते हुए नजर आए। क्षेत्रवाद के कई तरह के मामले सामने आए, कामकाज में भेदभाव किया जाता था, लेकिन अभी तक कई महिलाएं इसलिए चुप थी क्योंकि कई तरह के सबूत अभी निकलना बाकी था। लेकिन अब जब ये पूरा का पूरा धरना जो शुरू हुआ है वो 2 महिलाओं के साथ हुआ था, लेकिन आज हमारे साथ 5 से 6 महिला पहलवान है पूरे सबूतों के साथ। मानव यादव हमारे सहयोगी इस वक्त हमसे सीधे जुड़ रहे हैं फोनलाइन पर ज्यादा जानकारी के साथ। मानव, ये जो पत्र लिखा गया है इसमें प्रमुख मांगे आखिर क्या है? देखिए, ओलंपिक संघ को पत्र लिखा है पहलवानों ने और 4 मांग ये रखी हैं कि जो कुश्ती महासंघ के चीफ है उनको हटाया जाए, एक कमेटी गठित की जाए जो यौन उत्पीड़न को लेकर आरोप लगे उसकी जांच करने के लिए, और एक ऐसी कमेटी बनाई जाए जो पहलवानों की देखरेख में काम करे और संचालन करे कुश्ती महासंघ का। तीसरी मांग ये है कि पूरी एसोसिएशन को जो कुश्ती महासंघ है उसको भंग करके उसका गठन दोबारा से किया जाए। तो ये 4 मांगे हैं और बड़ी बात यह है कि PT उषा खुद एथलीट है, भारत का एक बड़ा नाम है और वो अध्यक्ष है इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन की। और कल उन्होंने ट्वीट कर ये कहा था कि खिलाड़ी आगे आए, हमारे संज्ञान में पूरा मामला है और अपनी बात को हमारे पटल पर आके रखें। और उसके बाद आज ये पत्र पहलवानों ने PT उषा को लिखा है। अगर वो सिफारिश करती हैं उसके बाद ही कुश्ती महासंघ को भंग किया जा सकता है या सरकार बाध्य होगी अगर उनकी सिफारिशों के बाद ही अगर वो उसको कोई एक्शन ले सकते हैं। शुक्रिया। दिल्ली में 26 जनवरी के पहले देश विरोधी तत्व क्या खालिस्तान मूवमेंट को हवा दे रहे हैं? ये सवाल इसलिए क्योंकि पश्चिमी दिल्ली की दीवारों पर देश विरोधी और खालिस्तान समर्थित नारे लिखे गए हैं। दरअसल रात के अंधेरे में जिस तरह से इस काम को अंजाम दिया गया है उससे कई अहम सवाल खड़े होते हैं। बिल्कुल, सवाल खड़ा हो रहा है कि दिल्ली में दीवारों पर लगाए जा रहे ये स्लोगन साजिश है या फिर शरारत। एक्शन से बौखलाए खालिस्तानी समर्थक, दिल्ली में लिखे खालिस्तान समर्थित स्लोगन। 26 जनवरी से पहले साजिश या शरारत। दिल्ली से पंजाब तक जिस तरह से सुरक्षा एजेंसियां खालिस्तानी समर्थकों पर शिकंजा कस रही हैं, वैसे वैसे खालिस्तानी समर्थकों की बौखलाहट बढ़ती जा रही है। बौखलाए खालिस्तानी समर्थकों ने नया पैंतरा आजमाया है। पश्चिमी दिल्ली के जनकपुरी, विकासपुरी, पश्चिम बिहार समेत कई इलाकों में दीवारों पर देश विरोधी और खालिस्तान समर्थित नारे लिखे मिले। रात के अंधेरे में दीवारों पर जो स्लोगन लिखे गए उनमें कुछ स्लोगन हिंदी तो कुछ पंजाबी में लिखे गए हैं। घटना की जानकारी मिलते ही दिल्ली पुलिस तुरंत एक्शन में आई और अलग अलग जगहों पर लिखे नारों को मिटवाया। दिल्ली के कुछ भागों में रात के दौरान किसी ने एंटी नेशनल ग्राफिटी है वो पब्लिक प्रॉपर्टीज के ऊपर स्प्रे पेंट से की है, जिसकी इन्वेस्टिगेशन हो रही है और इंक्वायरी हो रही है। जो भी लोग लीगल एक्शन है वह लिया जाएगा। पुलिस के मुताबिक दीवारों पर खालिस्तान जिंदाबाद और रेफरेंडम 2020 जैसे नारे लिखे गए। हालांकि पुलिस इसे सुरक्षा के लिए कोई खतरा नहीं मानती।
हाँ, इसे माहौल खराब करने की कोशिश जरूर बता रही है, लेकिन दिल्ली पुलिस अलर्ट पर है और हर मूवमेंट पर बारीकी से नजर रख रही है। देखिए, एक ग्रेफिटी थी जो रात के अंधेरे में उन जगह लगाई गई जो अमूमन तौर पर खाली होते हैं, तो इसका सिक्योरिटी से लेना देना नहीं है, क्योंकि हमारी सिक्योरिटी का फोकस है अभी 26 जनवरी है, जिसके लिए हमारी दिल्ली पुलिस की हर ब्रांच, हर सेक्शन, हर डिस्ट्रिक्ट इंश्योर कर रही है कि कोई भी गलत एक्टिविटी ना हो। तो इसका उससे लेना देना नहीं है कि इट अफेक्ट्स आवर सिक्योरिटी, उसके लिए हम पुख्ता इंतजाम कर रहे हैं। राजधानी के अलग अलग इलाकों में यहाँ वहाँ लिखे मिले खालिस्तान समर्थक पोस्टरों के बारे में दिल्ली पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है। जहाँ जहाँ ये आपत्तिजनक पोस्टर लगे थे, उन्हें हटा और मिटा दिया गया है। पुलिस की माने तो भारत में प्रतिबंधित संगठन सिख फॉर जस्टिस इस तरह की गतिविधियों के पीछे हो सकता है। ये खबरों में बने रहने के लिए इस तरह के हथकंडे अपना रहा है। अब पुलिस ने उनकी मदद करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है। बता दें कि SFJ एक प्रतिबंधित संगठन है। जब भी वो कुछ करता है तो किसी और के नाम से करता है ताकि माहौल बिगाड़ा जा सके, लेकिन भारत की सुरक्षा एजेंसियों की मुस्तैदी के चलते खालिस्तान की सारी कोशिशें नाकाम साबित हो रही हैं। अब हम आपको दिखाते हैं कि आखिर भारत विरोधी साजिश को हवा देने वाला और भारत के खिलाफ साजिश रचने वाले SFJ यानी कि सिख फॉर जस्टिस का गुरुपतवंत सिंह पन्नू से आखिर कनेक्शन क्या है। बिल्कुल, भारत के खिलाफ लगातार मूवमेंट चलाने वाला संगठन सिख फॉर जस्टिस यानी कि SFJ पर भारत में ये संगठन बैन है। साथ ही आपको बता दें कि सिख फॉर जस्टिस यानी कि SFJ का हेडक्वार्टर जो है अमेरिका में है। गुरुपतवंत सिंह पन्नू ने SFJ संगठन अमेरिका में ही बनाया था और SFJ के जरिए पन्नू अलग अलग जगह खालिस्तान मूवमेंट चलाता है। बिल्कुल, गुरुपतवंत सिंह लगातार जो है संगठन का सरगना भी बताया जा रहा है और अमेरिका में भी कहीं ना कहीं इसके तार जुड़े हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन भारत विरोधी गतिविधियों में शामिल रहने के चलते पन्नू भारत का वांटेड आतंकवादी है। गुरुपतवंत सिंह पन्नू मूल रूप से दरअसल पंजाब के खानकोट का रहने वाला बताया जा रहा है। फिलहाल अमेरिका में रह करके वो अपने संगठन के कारनामों को अंजाम देता है। बिल्कुल, अमेरिका में रह करके वो अपने संगठन SFJ को चला रहा है, ये जानकारी मिल पा रही है। और दिल्ली आतंकियों की गिरफ्तारी के मामले में पहली बार एक चश्मदीद कैमरे के सामने आया है राजकुमार। बिल्कुल, जिस राजकुमार की लश्कर और खालिस्तानी आतंकी नौशाद और जगजीत ने गला रेतकर हत्या की थी और हत्या का वीडियो पाकिस्तान भेजा था। पाकिस्तान ISI और खालिस्तानी आतंकियों के गठजोड़ के मामले में दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने दिल्ली से जिन 2 संदिग्ध आतंकियों को गिरफ्तार किया, उस मामले पर एक बड़ा खुलासा हुआ है। आज न्यूज़ 18 इंडिया के कैमरे पर आतंकियों को अपनी आंखों से देखने वाले वो चश्मदीद से हम आपको बात कराएंगे, जो उस मृतक राजकुमार का दोस्त था, जिसकी पहले सर कलम कर हत्या की गई और उसके बाद उसकी हत्या का वीडियो पाकिस्तान भेजा गया। हमारे साथ राजकुमार मृतक का जो दोस्त है वो इस समय मौजूद है, जो दिल्ली पुलिस का एक गवाह भी है। आप राजकुमार को कब से जानते थे? 7-8 महीने से मेरे साथ ही काम कर रहा है। क्या काम करता था राजकुमार? अरे पल्लेदारी वगैरह, दिहाड़ी वगैरह कुछ भी काम आता था, हम लोग कर देते थे। वो कहाँ का रहने वाला था? वो यूपी के रहने वाला। तो वो जो 2 संदिग्ध आतंकी थे वो किस दिन आए थे? आपको तारीख याद है? वो क्या था हुआ था उस दिन? वैसे ये कम से कम 25 से 30 दिन हो गए। जब आए थे तो एक बार पहले भी आए थे, तब तो वो चले गए थे। जब वापस आए तो 1-2 दिन बाद फिर उसके साथ जब गया तो दोबारा आए नहीं। फिर क्या देखा आपने जब आए दोबारा उसके बाद राजकुमार के? वो उनसे बात करके उनके साथ चला गया था, फिर दोबारा लौट के नहीं आया दोबारा कहीं। और चलिए अब आपको दिखाने की कोशिश करते हैं कि कैसे भारत में खालिस्तानी समर्थन की ये मूवमेंट कैसे स्लोगन के जरिए चल रही है, क्योंकि ये कोई पहला मामला नहीं है। और लगातार खालिस्तान के समर्थन में स्लोगन यहां लगाए जा रहे हैं। इससे पहले भी इस तरह के स्लोगन्स देश के अलग अलग हिस्सों में सुनाई भी दिए थे। बिल्कुल, और पिछले दिनों की बात करें तो लगातार हम आपको ग्राफिक्स के जरिए भी समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि कहां पर स्लोगन वाली साजिश हुई है। मई 2022 में हिमाचल विधानसभा के गेट पर खालिस्तान के झंडे लगाए गए।
इसके साथ ही आप देखिए कि जुलाई 2022 में करनाल में 2 कॉलेज की दीवारों पर स्लोगन लिखे थे, यानी कि सीधे तौर पर देश विरोधी जो ताकतें हैं एक बार फिर से हावी होती हुई। और खालिस्तानी मूवमेंट को और हवा देने की कोशिश कई दफा हुई है। इससे पहले भी पंजाब की कई सरकारी इमारतों पर इसी तरह के स्लोगन लिखे दिखाई दिए थे। अक्टूबर 2022 में इस तरह की घटना सामने आई थी और कॉलेज के दीवार पर भी सिरसा में इस तरह के स्लोगन दिखाई दिए थे। तो देखिए, अक्टूबर के बाद ये दिसंबर 2022 की बात है, लेकिन इसके बाद जनवरी 2023 में भी दिल्ली में कई जगह पर खालिस्तान के नारे लिखे हुए नजर आए, जिसके बाद लगातार अब विवाद बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। और एक और बेहद अहम खबर, पीएफआई पर बड़ी खबर आ रही है। एनआईए ने पीएफआई पर शिकंजा और ज्यादा कड़ा कर दिया है। एनआईए ने अब पीएफआई के 2 और आरोपियों पर इनाम का ऐलान किया है। बिल्कुल, आपको बता दें कि एनआईए ने दोनों आरोपियों पर 5-5 लाख रुपए के इनाम रख लिए हैं। तो पीएफआई के 2 सदस्य हैं जिन पर इनाम घोषित कर दिया गया है। पीएफआई जो कि देश विरोधी गतिविधियों में संलिप्त रहता है और इन्हीं के इन तमाम गतिविधियों को देखते हुए केंद्र सरकार की तरफ से पिछले साल इस पर बैन लगाया गया था। इस बीच न्यूज 18 इंडिया को मिली एक्सक्लूसिव जानकारी के मुताबिक पीएफआई यानी कि पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया जम्मू कश्मीर में आतंक की आग भड़काने में जुटा है। पिछले साल ही केंद्र सरकार ने आतंकी गतिविधियों में शामिल होने के आरोप में पीएफआई पर बैन लगा दिया था, लेकिन बैन के बाद भी आप देखिए किस तरीके से पीएफआई एक बार फिर से सिर उठाने की कोशिश कर रहा है। और लगातार पीएफआई भारत में माहौल खराब करने की हर संभव कोशिश में जुटा हुआ है, एक बड़ी साजिश रच रहा है। पीएफआई के प्लान कश्मीर का पर्दाफाश। आतंकियों का मददगार बना पीएफआई। घाटी में माहौल बिगाड़ने की साजिश। न्यूज 18 के हाथ लगी पीएफआई की कश्मीर प्लान की जिस साजिश को हम बेपर्दा करने जा रहे हैं वे बेहद खौफनाक है। न्यूज 18 को मिली एक्सक्लूसिव जानकारी के मुताबिक पीएफआई ने हिंदुस्तान को आतंक की आग में झोंकने के लिए अब कश्मीर टेरर प्लान तैयार किया है, जिसके तहत वो जम्मू कश्मीर में आतंकी संगठनों की जड़ें मजबूत करने में जुटा है। पीएफआई के निशाने पर नौजवानों का ऑनलाइन ब्रेन वॉश। एजेंसियों का कहना है कि पीएफआई कश्मीर में लश्कर-ए-तैयबा, आईएसआईएस और अल-कायदा के लिए आतंकियों की भर्ती करने का काम कर रहा है और इसके लिए वो ऑनलाइन तरीके से कम उम्र के नौजवानों का ब्रेन वॉश कर रहा है ताकि किसी भी तरह कश्मीर में आतंकी संगठनों को फिर से जिंदा कर वहां बड़ी घटनाओं को अंजाम दिया जा सके। खुफिया एजेंसियों का कहना है कि पीएफआई कश्मीर में लश्कर-ए-तैयबा, आईएसआईएस और अल-कायदा के लिए आतंकियों की भर्ती करने का काम कर रहा है और इसके लिए वो ऑनलाइन तरीके से कम उम्र के नौजवानों का ब्रेन वॉश कर रहा है ताकि किसी भी तरह कश्मीर में आतंकी संगठनों को फिर से जिंदा कर वहां बड़ी घटनाओं को अंजाम दिया जा सके। जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 हटने के बाद से ही घाटी में आतंकियों की कमर टूट चुकी है और पिछले 2 साल में अलग अलग आतंकी संगठनों के ज्यादातर आतंकी मारे जा चुके हैं। लेकिन खुफिया एजेंसियों से न्यूज 18 को मिली एक्सक्लूसिव जानकारी ये बताती है कि पीएफआई इस नुकसान की भरपाई करने के लिए नए सिरे से आतंकियों की भर्ती कर रहा है। घाटी में साजिश का दक्षिण भारत कनेक्शन। दक्षिण भारत के युवा पीएफआई का टारगेट। पीएफआई के प्लान जिहादी का पर्दाफाश। पीएफआई ने बकायदा कम उम्र के लड़कों को बरगलाने और उन्हें आतंकी संगठन से जोड़ना भी शुरू कर दिया है। खुफिया एजेंसियों का यह भी कहना है कि आतंकी संगठनों में भर्ती के लिए पीएफआई ने देश भर के करीब 2 दर्जन से ज्यादा लोगों से संपर्क किया है। जिन राज्यों को पीएफआई ने टारगेट किया है उनमें केरल, तमिलनाडु और कर्नाटक शामिल है। पीएफआई ने बकायदा कम उम्र के लड़कों को बरगलाने और उन्हें आतंकी संगठन से जोड़ना भी शुरू कर दिया है। खुफिया एजेंसियों का यह भी कहना है कि आतंकी संगठनों में भर्ती के लिए पीएफआई ने देश भर के करीब 2 दर्जन से ज्यादा लोगों से संपर्क किया है। जिन राज्यों को पीएफआई ने टारगेट किया है उनमें केरल, तमिलनाडु और कर्नाटक शामिल है। इनके अलावा पीएफआई ने जम्मू कश्मीर के नौजवानों को भी गुमराह करने का प्लान तैयार किया है। वो नौजवानों के दिमाग में न सिर्फ जिहादी सोच भर रहा है
बल्कि अलग अलग राज्यों में हिंसा फैलाने के लिए उन्हें उकसा भी रहा है। छापेमारी में पीएफआई की प्लानिंग बेनकाब, केरल से ऑपरेट हो रहा था नेटवर्क। पीएफआई की साजिश का पर्दाफाश तब हुआ जब 2 दिन पहले यानी 17 जनवरी को एनआईए ने केरल के कोल्लम जिले के रहने वाले मोहम्मद सादिक नाम के एक आदमी के घर पर छापा मारा, जिसके एक्सक्लूसिव दस्तावेज न्यूज 18 इंडिया के पास मौजूद हैं। इस एक्सक्लूसिव दस्तावेज के मुताबिक सर्च ऑपरेशन के दौरान मोहम्मद सादिक के घर से कई संदिग्ध चीजें बरामद हुई, जिसके बाद उसे गिरफ्तार कर लिया गया। पीएफआई की साजिश का पर्दाफाश तब हुआ जब 2 दिन पहले यानी 17 जनवरी को एनआईए ने केरल के कोल्लम जिले के रहने वाले मोहम्मद सादिक नाम के एक आदमी के घर पर छापा मारा, जिसके एक्सक्लूसिव दस्तावेज न्यूज 18 के पास मौजूद है। इस एक्सक्लूसिव दस्तावेज के मुताबिक सर्च ऑपरेशन के दौरान मोहम्मद सादिक के घर से कई संदिग्ध चीजें बरामद हुई, जिसके बाद उसे गिरफ्तार कर लिया गया। जांच के बाद इस बात का पता चला कि सादिक एक साजिश के तहत आतंकी संगठनों से जुड़ने के लिए युवाओं का ब्रेन वॉश करने का काम करता था। योग कैंप की आड़ में आतंकी ट्रेनिंग, पीएफआई तैयार कर रहा जिहादी लड़ाके। पीएफआई अलग अलग समुदाय के लोगों के खिलाफ उन्हें आपस में लड़वाने की साजिश में जुटा था। पिछले महीने ही न्यूज 18 ने एक्सक्लूसिव खबर दिखाई थी कि पीएफआई योग कैंप की आड़ में कम उम्र के लड़कों को लोगों की हत्या करने की ट्रेनिंग दे रहा है, और इसके लिए पीएफआई ने केरल में ट्रेनिंग कैंप तक खोल रखे थे, जहां कम उम्र के लड़कों को कत्ल करना सिखाया जाता था। न्यूज 18 ने अपनी एक्सक्लूसिव खबर में यह भी बताया था कि पीएफआई दूसरे राज्यों में भी इस तरह के कैंप योग सेंटर के नाम पर चला रहा था, जिसे हिट स्क्वाड का नाम दिया गया था। सुरक्षा एजेंसियों के मुताबिक पीएफआई के हिट स्क्वाड में शामिल लड़के दोहरी जिंदगी जीते थे, ताकि किसी को शक न हो और वो आसानी से अपनी साजिश को अंजाम तक पहुंचा सके। सुरक्षा एजेंसियों के मुताबिक पीएफआई के हिट स्क्वाड में शामिल लड़के दोहरी जिंदगी जीते थे, ताकि किसी को शक न हो और वो आसानी से अपनी साजिश को अंजाम दे सके। मतलब ये कि बाहरी दुनिया के लिए वो आम लोगों की तरह ही रहते थे, लेकिन वो हर वक्त किसी की नजर में आए बिना देश में गड़बड़ी फैलाने की ताक में रहते थे। और अब पीएफआई का कश्मीर टेरर प्लान सामने आ गया है, जिसके बाद सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट पर हैं।